गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। मैं हूं राजा राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी, एंड आई टीच एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड ऑल अदर जीएस सब्जेक्ट्स। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में, और हम लोग ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हैं 2021, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए। तो एक बारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे बता दूं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलेंगे लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इंडिया के सभी बेस्ट एजुकेटर्स के। अनअकैडमी इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है, जिनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। एजुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे। आप असीमित लाइव क्लासेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस को डाउनलोड करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से बाद में देखिए। रेगुलर यहाँ पर क्विजेज होंगे जिससे आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे, उसको आंक सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं प्लस कोर्सेज के अंदर, और हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास यहाँ पर कंपलसरी है, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर होते रहते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्लास नोट्स की पीडीएफ फॉर्म में। टेस्ट सीरीज होगी यूपीएससी के पैटर्न पर, और एजुकेटर अपने सीमित एक्सपीरियंस से आपका सही मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलती है। तो आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉलेशन के बाद में आपको प्लस सेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करिए और वहां से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो इस कोड के माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। प्लस का मैंने आपको बता दिया। आइकॉनिक के अंदर आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेडिकेटेड मेंटरशिप एंड मेंस आंसर राइटिंग। तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, और आपको की 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी इसी कोड का आप यूज कर सकते हैं फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जितना भी फ्री कंटेंट है, चाहे वो किसी भी एजुकेटर का हो, आप इस कोड के माध्यम से उस कंटेंट को भी एक्सेस कर पाओगे। जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं, चाहे वो सुदर्शन गुर्जर सर हो, चाहे वो मृणाल सर हो, आप उन सभी की क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे इस कोड का यूज करके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी ओरोजेनिक मूवमेंट की। ओरोजेनिक, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, एंड जेनिक मींस फॉर्मेशन। तो ओरोजेनिक मूवमेंट पृथ्वी की वो मूवमेंट जिनकी वजह से माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ओरो का मतलब क्या है? ओरो मींस माउंटेन। तो वो मूवमेंट जिनकी वजह से माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही है, उनको हम नाम देते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। और ये ओरोजेनिक मूवमेंट टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से हो। लास्ट क्लास के अंदर देखो हमने बात की थी, अगर ये है अर्थ सरफेस और ये पृथ्वी का सेंटर है, तो जितनी भी फोर्सेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही हैं, सेंटर की तरफ जिसका पॉइंट है, तो ये सारी की सारी फोर्सेस कैसी होंगी? इन सभी फोर्सेस को हम बोलते हैं रेडियल फोर्सेस। जो पृथ्वी के सेंटर की तरफ है, या तो सेंटर से बाहर की तरफ या फिर सेंटर की तरफ, तो ये सभी फोर्सेस कैसी होंगी? रेडियल फोर्सेस। और रेडियल फोर्सेस की वजह से या तो अपवार्पिंग होगी, अपवार्पिंग मतलब जमीन ऊपर उठ जाएगी जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, या फिर रेडियल फोर्सेस की वजह से होगी डाउन वार्पिंग। डाउन वार्पिंग मतलब एक डिप्रेशन आ जाएगा लैंड सरफेस में। दिस इज अपवार्पिंग एंड दिस पोर्शन इज डाउन वार्पिंग। ठीक है, दिस इज अपवार्पिंग एंड दिस इज डाउन वार्पिंग। तो रेडियल फोर्सेस की वजह से तो कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, या रेडियल फोर्सेस की वजह से ग्रेट डिप्रेशन बनेंगे, ओशन बॉटम्स बनेंगे। और माउंटेन्स हमेशा बनेंगे टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से। टेंजेंशियल फोर्सेस वो होंगे जो सरफेस के पैरेलल होंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, सरफेस के पैरेलल जो फोर्सेस हैं हम उनको बोल रहे हैं टेंजेंशियल फोर्सेस। और टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से ही माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी, और इन्हीं टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से फोल्टिंग हो जाएगी और फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी सडन मूवमेंट, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक। यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट एकदम से हो जाती है, एक थोड़े से टाइम के अंदर हो जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक है, तो वो सभी सडन मूवमेंट्स हैं। और ओरोजेनिक मूवमेंट के अंदर फोल्डिंग और फोल्टिंग की हमने बात की लास्ट क्लास के अंदर। तो फोल्डिंग से मतलब था अर्थ क्रस्ट का बकल कर जाना। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का इसकी बकलिंग हो जाना कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से, तो ये चीज है फोल्डिंग। अगर हमारे पास एक रॉक स्ट्रक्चर इस तरीके से था, रॉक्स हमारी इस तरीके से अरेंज है लेयर बाय लेयर, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो किया है।
तो अगर यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस दोनों साइड से आप इसको कंप्रेस करेंगे इस रॉक स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर फोल्ड्स पड़ जाएंगे, इसके अंदर फोल्ड्स पड़ जाएंगे कुछ इस तरह के। इसी चीज को हम बोल रहे हैं फोल्डिंग, फोल्ड कर देना। ठीक है, साइड से कंप्रेस किया तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, ये डिफॉर्म हो गया इस तरीके से, इसी चीज को हम बोलते हैं फोल्डिंग। और फोल्डिंग की वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि हिमालयाज एंड आल्प्स। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और आल्प्स ये दोनों ही फोल्डिंग की वजह से हैं। और फोल्डिंग का मतलब सिंपली यही है कि कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो हमारा रॉक स्ट्रक्चर है, रॉक स्ट्राटा है, ये हमारा क्रम्बल कर गया, ये बकल कर गया। एंड सेकंड थिंग इज फोल्डिंग। फोल्डिंग के अंदर क्या है, फोल्डिंग रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग अ वीक जोन। अब वीक जोन से क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई रॉक स्ट्रक्चर था और इस रॉक स्ट्रक्चर में कोई एक वीक जोन डेवलप कर जाती है ओवर टाइम, और इसी जोन के अलोंग अगर ये पत्थर हमारे टूट जाएं, अगर ये स्नैप कर जाएं दोनों पत्थर किसी भी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी भी टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस जो अवे खींचेगा इन दोनों रॉक पीसीस को, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो एक दूसरे की तरफ इनको प्रेस करेगा। तो फॉल्टिंग होगी किसी भी रॉक स्ट्रक्चर का टूट जाना वीक जोन के अलोंग में, किसी एक फ्रैक्चर जोन के अलोंग में। ये वीक जोन कैसी जोन है, ये एक फ्रैक्चर वाली जोन है, दिस इज जोन ऑफ फ्रैक्चर। और इसी वीक जोन के अलोंग अगर मूवमेंट हो जाती है रॉक्स की, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फॉल्टिंग। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से हमेशा ही क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से फोल्डिंग हो जाएगी। और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो किसी एक वीक जोन के अलोंग, कोई अगर एक वीक जोन डेवलप हो गई है इस रॉक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस वीक जोन के अलोंग ये रॉक्स जो हैं टूट सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। तो उस केस में क्या है, देखो हमेशा ही कंप्रेशन की वजह से फोल्ड्स भी पड़ जाएंगे और कंप्रेशन की वजह से फोल्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, फोल्डिंग और फोल्टिंग कंप्रेशन की वजह से, दोनों वजह से ही हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं फोल्टिंग की। हमेशा ही जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि दो रॉक स्ट्रक्चर को जो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, अगर हमारे पास दो रॉक स्ट्रक्चर हैं और उनको हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो वो हो जाएगा फिर टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी चीज को आप एक इस डायरेक्शन में खींच रहे हो और एक इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, और यहाँ पे कोई एक जोन ऑफ वीकनेस है, और ये पत्थर इस जोन ऑफ वीकनेस के अलोंग स्नैप कर जाए, मूव कर जाए, तो उसको हम बोलेंगे फोल्टिंग। और फोल्टिंग ज्यादातर टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होगी और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, दोनों साइड खींचने की वजह से, उस वजह से कभी भी फोल्डिंग नहीं होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फोल्डिंग कभी भी नहीं होगी, फोल्डिंग नहीं होगी। ओके, तो तीन तरह की हमारे पास फोल्डिंग है। एक है नॉर्मल फोल्डिंग, आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फोल्ड के अंदर ये टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से है, और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से एक पत्थर स्नैप करके नीचे चला जाएगा और एक पत्थर ऊपर अपनी लोकेशन पर ही छूट जाएगा। रिवर्स फोल्डिंग के अंदर क्या होगा, रिवर्स फोल्डिंग ज्यादातर होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, रिवर्स फोल्डिंग होगी कंप्रेशन की वजह से। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से एक जो ब्लॉक ऑफ रॉक है वो दूसरे ब्लॉक ऑफ रॉक के ऊपर चढ़ जाएगा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स फोल्डिंग। एंड थर्ड थिंग इज स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, यानी कि अगर दो रॉक स्ट्रक्चर वो एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप फोल्डिंग। ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं है, साइडवेज मूवमेंट है। तो जब साइडवेज मूवमेंट होगी दो रॉक स्ट्रक्चर की, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप फोल्डिंग। और हमेशा याद रखना, ये ज्यादातर जितनी भी फोर्सेस हैं ये अलोंग द सरफेस है। ठीक है, ये अलोंग द सरफेस है, ये टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से हैं। और फोल्डिंग की वजह से ही माउंटेन फॉर्म होंगे, फोल्डिंग फोल्डिंग दोनों की वजह से माउंटेन फॉर्म हो सकते हैं। और जो माउंटेन फॉर्म होते हैं फोल्डिंग की वजह से, उसको हम बोलेंगे हॉर्स, HORST। और जो वैलीज फॉर्म होती हैं फोल्डिंग की वजह से, उसको हम बोलते हैं ग्रेवन। यानी कि फोल्डिंग की वजह से एक रॉक स्ट्रक्चर नीचे चला गया, जो पोर्शन नीचे चला गया वहां पर वैली बन जाएगी। ठीक है, यहां पर वैली बन जाएगी, और जो पोर्शन ऊपर छूट गया वो माउंटेन्स बन जाएंगे। तो यानी कि फॉल्टिंग की वजह से भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं।
जैसे सतपुड़ा एंड विंध्यास, जैसे सतपुड़ा एंड विंध्यास। ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम वो एक ग्रेबन है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम वो एक ग्रेबन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने पृथ्वी की क्रस्ट की बात की थी, यानी कि जो सबसे बाहर की परत है अर्थ की, उसको हम बोल रहे हैं अर्थ क्रस्ट। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक ओशियनिक क्रस्ट एंड एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो हमने बोला था कि पृथ्वी की जो सतह है, सबसे बाहरी सतह, किसी पोर्शन के अंदर वो मोटी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और कुछ पोर्शन के अंदर वो पतली है जहां पर क्या है हमारे, जहां पर है हमारे ओशियंस। जहां पर मोटी है यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट्स, और जहां पर पतली है वहां पर है ओशियंस। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम बोल रहे हैं अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक मोटी है जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक पतली है जिसको हम बोल रहे हैं ओशियनिक क्रस्ट। अगर हम ओवरऑल क्रस्ट की बात करें तो ये 1.14% ही है पृथ्वी की वॉल्यूम का, और अगर हम इसको मास की टर्म्स में देखें तो सिर्फ 0.53% ही कंट्रीब्यूट करती है अर्थ के टोटल मास को। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसका एवरेज है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादातर ये ग्रेनाइटिक रॉक्स की बनी हुई है, और ग्रेनाइटिक रॉक्स ये इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस मतलब जो लावा के पिघलने की वजह से, जो लावा के सोलिडिफाई होने की वजह से बनी है, सॉरी। तो लावा के सोलिडिफाई होने से जो भी रॉक्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं? लावा सोलिडिफाई होकर जब रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, आपको ज्यादातर यहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आपको चट्टानें मिल रही हैं क्रस्ट के अंदर, ये किसकी बनी होंगी? ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होंगी, और इसी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्योंकि ज्यादातर जितनी भी रॉक्स आपको यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि ग्रेनाइट, उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिकॉन और एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्यूमिनियम, और जितने भी उसके अंदर मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सभी इन दोनों एलिमेंट से मिलकर बने हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाकर हम बोल रहे हैं सियाल, SiAl, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। फिर जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको हम फेल्सिक भी बोल सकते हैं। फेल्सिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, फेल्डस्पार और सिलिका। फेल्डस्पार कौन सा मिनरल है? अगेन ये एल्यूमिनियम और सिलिकेट का बना हुआ है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का बना हुआ है। तो सिंपल सी बात इतनी है, फेल्सिक और सियाल दोनों का एक ही मतलब है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं ज्यादातर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अब एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसकी डेंसिटी कम है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वहीं अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पतले वाली है वो दिखने में पतली है लेकिन उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके अंदर मजबूती थोड़ी ज्यादा है। और जो मोटी है उसके अंदर फैलाव ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। The lower oceanic crust it is mainly composed of basaltic rocks, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है, और ज्यादातर जितनी भी हमारी ओशियन क्रस्ट है वो बेसाल्ट की बनी हुई है। बेसाल्ट के अंदर मेन कॉम्पोजिशन है सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम मेजर कॉम्पोजिशन है, इसीलिए ओशियनिक क्रस्ट को हम सीमा भी बोलते हैं, सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ओशियनिक क्रस्ट कैसी है? ओशियनिक क्रस्ट है सीमा, और इसका दूसरा नाम मैफिक भी है, का दूसरा नाम मैफिक भी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, इसको सीमा और मैफिक, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम बोलते हैं सियाल और फेल्सिक। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये सब याद करने के हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सर कुछ अलग चीज पढ़ा रहे हैं, ये चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और ये बेसिक है अर्थ के स्ट्रक्चर का। तो सियाल प्लस फेल्सिक ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको मिलेगा, सीमा प्लस मैफिक ये आपको ओशियनिक क्रस्ट के अंदर मिलेगा।
और एवरेज जो ओशन क्रस्ट की डेंसिटी ये है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ओशन क्रस्ट जो है वो ज्यादा डेंसर है, ठीक है, वो ज्यादा डेंसर है और वो बसाल्ट रॉक्स की बनी हुई है। और बसाल्ट रॉक्स कैसे दिखते हैं? बसाल्ट रॉक्स दिखती हैं ये डार्क कलर की। एंड राइट वन ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का पत्थर हमारे घरों में भी लगता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी यूज होता है। तो बेसाल्टिक रॉक्स ये डार्क इन कलर है, ग्रेनाइटिक रॉक्स थोड़ी सी लाइट इन कलर होंगी और ज्यादातर ये किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम और सिलिका। एल्यूमिनियम और सिलिका। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन। ये मेजर मेजर एलिमेंट्स होंगे जो इन रॉक्स के अंदर है, ठीक है, ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो इन रॉक्स के अंदर हैं। अब ध्यान देना, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट। यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में कोई भी एक शार्प बाउंड्री नहीं है जो अलग से इनको डिफाइन कर सके कि यार ये वाला पोर्शन जो है सेपरेट कर रहा है ओशियनिक क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी थोड़ी सी थिक होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो इसका फैलाव ज्यादा होगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है ओशियनिक क्रस्ट से। और जो तिब्बतन रीजन है, जो तिब्बत वाला पोर्शन है तिब्बतन प्लेटो की वजह से वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। एवरेज थिकनेस हमारी 40 किलोमीटर की है। लेकिन तिब्बतन रीजन के अंदर चाइना वाले रीजन में इसकी जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर तक हो सकती है। और आगे आने वाली क्लासेस में जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट नीचे घुस रही है यूराशियन प्लेट की, जिसकी वजह से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। तो जो टिबेटन रीजन है यहाँ पे एक तरह से देखो तो आप दो प्लेट से एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और उसी वजह से थोड़ी सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पर मोटी है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो अब हम बात करते हैं अर्थ की नेक्स्ट लेयर की, ठीक है, अर्थ की नेक्स्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो अर्थ की जो नेक्स्ट लेयर है ये है हमारी मेंटल, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की हमने क्रस्ट की, क्रस्ट के बाद अब हम बात कर रहे हैं मेंटल की। तो सेकंड लेयर है अर्थ की वो है मेंटल। और मेंटल की थिकनेस कितनी होगी? मेंटल की जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस मेंटल की होगी 2895 किलोमीटर। इट हैज अ थिकनेस ऑफ अबाउट 2895 किलोमीटर। एंड मेंटल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओलिविन एंड पायरोक्सिन। तो ओलिविन एंड पायरोक्सिन ये क्या चीज है? ओलिविन एंड पायरोक्सिन ये भी मिनरल्स हैं, ठीक है, ओलिविन एंड पायरोक्सिन ये भी मिनरल्स हैं। किस चीज के बने हुए मिनरल्स हैं? ये मिनरल्स हैं सिलिकॉन के, ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम, आयरन। तो ज्यादातर ओलिविन एंड पायरोक्सिन का कॉम्पोजिशन भी क्या होगा? सिलिकॉन, सिलिका, ठीक है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड आयरन। ओके, तो ओलिविन एंड पायरोक्सिन ये मिनरल के नाम आपको याद करने हैं। जहां पे भी आप देखोगे कि ओलिविन की बात हो रही है या पायरोक्सिन की बात हो रही है तो आपको समझ जाना है कि यार हम अर्थ के मेंटल की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्रस्ट का कॉम्पोजिशन देखा। क्रस्ट के अंदर ध्यान रखना, क्रस्ट को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। और क्रस्ट के अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन था, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो ग्रेनाइटिक थी और जो ओशियनिक क्रस्ट थी वो बेसाल्टिक थी, ठीक है। अब हम बात करें मेंटल की। मेंटल का कॉम्पोजिशन कैसा है? मेंटल बनी हुई है ज्यादातर ओलिविन एंड पायरोक्सिन की। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो मेंटल ऑक्यूपाई करती है 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, 84% पृथ्वी की वॉल्यूम का। और जबकि क्रस्ट सिर्फ कितना ऑक्यूपाई कर रही थी? 1.14% बाई वॉल्यूम। वहीं पे मेंटल कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 84% बाई वॉल्यूम। यानी कि 84% जो स्पेस है, जो पृथ्वी का टोटल स्पेस है वो मेंटल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड मेंटल के अंदर 66% मास है अर्थ का। जो 66% मास है अर्थ का वो मेंटल के अंदर है। वहीं कोर के अंदर 1.14% बाई वॉल्यूम था और 0.53% बाई मास, 0.53% बाई मास क्रस्ट थी वो अर्थ के मास में कंट्रीब्यूट करती है। और वहीं पे मेंटल जो है 66% मास को कंट्रीब्यूट करती है पृथ्वी के टोटल। और इसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है? 84% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। अब मेंटल जो है, मेंटल इज रिच इन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मेंटल इज रिच इन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। और इन्हीं मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं मिनरल्स को हम पायरोक्सिन एंड ओलिविन बोलते हैं,
ठीक है, तो ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स होंगे, किस चीज के ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स होंगे? आयरन और मैग्नीशियम के, आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या आयरन सिलिकेट या मैग्नीशियम सिलिकेट, तो इस तरह के कंपाउंड से बने हुए उन वही सब हैं ओलिविन एंड पायरोक्सिन। आपको बस जो याद रखना है वो है ओलिविन और आपको याद रखना है पायरोक्सिन। ठीक है, तो सेकंड लेयर जो है वो है हमारी मेंटल, और मेंटल की थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। 2895 याद नहीं रहता, इसलिए आप 2900 किलोमीटर को याद कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेंटल की लेंथ है वो है, मेंटल की थिकनेस जो है ये है 2900 किलोमीटर, यानी कि ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को हम बोल रहे हैं 2900 किलोमीटर। ये थिकनेस है 2900 किलोमीटर। और जो आउटर मोस्ट ये पतली सी लेयर है यही थी हमारी क्रस्ट। ये आउटर मोस्ट पतली सी लेयर यही थी हमारी क्रस्ट, और जो बायोस्फीयर एग्जिस्ट करती है वो इसी पतली सी लेयर के ऊपर बायोस्फीयर एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो लाइफ है वो इसी पतली सी लेयर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, अंदर वाले पोर्शन में नहीं। अंदर वाला पोर्शन तो ऐसे ही है। तो मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की थिकनेस है, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है मेंटल। और फिर जो सबसे इनर वाली है लेयर, ये हो जाएगी हमारी कोर, ये हो जाएगी हमारी कोर। तो 2900 किलोमीटर थिकनेस की है मेंटल। ठीक है, 2900 किलोमीटर की है मेंटल। तो सबसे बाहर की लेयर है क्रस्ट, और क्रस्ट के अंदर भी जो कॉन्टिनेंटल वाला पोर्शन है ये बना हुआ है किसका? ये बना हुआ है ग्रेनाइट का, ये बना हुआ है सियाल का। और जो हमारी ओशन क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट हमारी बनी हुई है बेसाल्ट की, बेसाल्ट और मैफिक। ठीक है, ये बनी हुई है टॉपस, ग्रेनाइट और सियाल की। फिर बात करते हैं मेंटल की। मेंटल को भी दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करेंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो 2900 किलोमीटर की एक थिकनेस है, 2900 किलोमीटर थिकनेस की है हमारी पूरी की पूरी मेंटल, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ये 84%। और फिर ये बाई मास 66%, 66% मास ऑफ द अर्थ इज मेंटल। और तो एक चीज का ध्यान देना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के इंटीरियर में जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वहां पर डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। भाई डेंसिटी इंक्रीज होने का क्या कारण है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की एज है वो अप्रोक्सीमेटली 4.6 या 4.5 मिलियन ईयर्स है। 4.5 बिलियन ईयर्स है अर्थ की एज, 450 करोड़ ईयर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई, अर्थ की फॉर्मेशन के बाद में जितना भी डेंसर मटेरियल था, जितना भी डेंसर मटेरियल था, तो ये डेंसर मटेरियल सारा का सारा सिंक कर गया। ठीक है, भारी चीज हमेशा नीचे बैठ जाएगी, भारी चीज याद रखना हमेशा नीचे बैठ जाएगी। तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी डेंसर मेटल्स हैं वो ज्यादातर आपको अर्थ की कोर के अंदर मिलेंगे। क्योंकि जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, जितना भी हैवियर मटेरियल था, जितना भी डेंसर मटेरियल था, वो सभी सेंटर की तरफ जाके सिंक कर गया। ठीक है, वो सभी सभी सेंटर की तरफ जाके सिंक कर गया, और जितना भी लाइटर मटेरियल था वो सभी बाहर की तरफ है। ठीक है, लाइट जितना भी मटेरियल है ये बाहर की तरफ है, और ज्यादा जितना भी डेंसर मटेरियल है वो सेंटर की तरफ ज्यादा है। तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, आप जैसे जैसे कोर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आयरन की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आयरन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर की तरफ बढ़ते हो, और डेंसिटी जो है मटेरियल्स की वो इंक्रीज होती जाएगी। और ज्यादातर जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो आपको अर्थ की कोर में मिलेंगे, और जितने भी लाइट एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर आपको अर्थ की क्रस्ट के अंदर मिलेंगे, बाहर वाली परत में मिलेंगे। ओके, तो जितनी भी लाइटर चीजें हैं वो ऊपर की तरफ सेटल हैं, और हैवियर चीजें नीचे की तरफ सेटल है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अर्थ फॉर्म हुई है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। 4.6 या 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई, और इस फॉर्मेशन के टाइम पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस से जो भी हैवी मेटल्स थे, हैवी एलिमेंट्स थे, वो सबसे पहले सेटल कर गए नीचे जाके कोर में, और उसके बाद जितने भी लाइटर एलिमेंट्स है उन्होंने अर्थ की बाहर वाली परत उनका निर्माण किया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द मेंटल, मेंटल के अंदर भी सेम ही चीज है, डेंसिटी ऑफ द मेंटल इट इंक्रीजेस विद डेप्थ। आप जितना ज्यादा गहराई में जाओगे,
आप मेंटल के अंदर जितना ज्यादा नीचे जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और सिर्फ मेंटल के लिए ही नहीं, ये पूरी अर्थ की ही बात है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर जाते हो। और लेस डेंसिटी होगी कहां पर? लेस डेंसिटी इट विल बी टुवर्ड द सरफेस, यानी कि मेंटल और क्रस्ट का जो इंटरफेस है यहाँ पर डेंसिटी कम होगी कंपैरेटिवली। और डेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर मेंटल और आउटर कोर का इंटरफेस है, तो इस पोर्शन के अंदर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, और पूरी अर्थ के लिए आप जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और डेंसिटी कम होगी जैसे आप सरफेस की तरफ जाते हो। ये पृथ्वी की हर एक लेयर के लिए एप्लीकेबल है। नाउ द एंटायर मेंटल एक्सपीरियंसेस अ ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे डेंसिटी तो इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अर्थ के इंटीरियर में जाने से टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा जितना आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, मेंटल के अंदर भी जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करेगा। अगर हम बात करें एट द बाउंड्री विद द क्रस्ट, जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है, तो वहां पर टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। वहां पर टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। और कोर और मेंटल का जहां पर इंटरफेस है वहां पर टेम्परेचर है 3700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3700 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पर तो जो भी चीजें होंगी, जितने भी मेटल्स होंगे, वो सभी एक मोल्टन फेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एक मोल्टन स्टेट होगी, तो उस स्टेट के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं अर्थ की कोर की। जो इनर मोस्ट लेयर है वो है अर्थ कोर। सबसे जो इंटीरियर वाली लेयर है वो है अर्थ कोर। अब पृथ्वी की जो कोर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3475 किलोमीटर इन रेडियस। 3475 किलोमीटर रेडियस है अर्थ की कोर की। अगर हम बात करें इस रेडियस की तो ये कितना है? 3475 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल की रेडियस ज्यादा होगी, लेकिन मेंटल की जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। यानी कि वॉल्यूम जो है मेंटल का ही ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम मेंटल का ही ज्यादा है, क्योंकि इनर रेडियस फिर मेंटल की कितनी हो जाएगी? इनर रेडियस हो जाएगी 3475 किलोमीटर, और इसके अंदर 2900 ऐड कर दोगे तो हो जाएगी आउटर इसकी रेडियस। और मेंटल की वॉल्यूम ज्यादा है कोर से। ठीक है, मेंटल की जो वॉल्यूम है ये ज्यादा होगी कोर से। तो मेंटल है हमारी, मेंटल यहां से स्टार्ट है। ठीक है, दिस इज मेंटल। तो ये जो थिकनेस है ये है 2900 किलोमीटर। और इनर कोर, जो पूरी कोर है, कोर की हमारी यहाँ पे रेडियस है 3475 किलोमीटर। ठीक है, 3475 किलोमीटर की हमारी पूरी की पूरी कोर की रेडियस है। ओके, तो देखो जो अर्थ की कोर है इट अकाउंट्स फॉर 16.32% ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम अर्थ की जो कोर है 16.32% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन बाय मास ये कंट्रीब्यूट करिए 33%। यानी कि जिसने सिर्फ पृथ्वी का 16% एरिया ऑक्युपाई किया है, बाय मास वो 33% मास में कंट्रीब्यूशन है अर्थ की कोर का। यानी कि डेंसिटी कोर की बहुत ज्यादा है, थोड़े से एरिया में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मास जो है थोड़े से एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। पृथ्वी का जो कोर है सबसे ज्यादा डेंसेस्ट पोर्शन पोर्शन है, सबसे ज्यादा डेंस एरिया है अर्थ का। और अर्थ की कोर के अंदर आपको मेनली जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर 89% है आयरन। 89% इज आयरन, और 6% है यहाँ पर निकल। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ट्रेसेस यहाँ पर थोड़े बहुत होंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, उनके थोड़े थोड़े ट्रेसेस यहाँ पर होंगे। लेकिन 89% जो मेजोरिटी है कोर के अंदर वो है आयरन, और 6% कोर के अंदर है निकल। और कोर को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर की जो रेडियस है ये होगी 1260 किलोमीटर। इनर कोर इज 1260 किलोमीटर। ठीक है, और जो आउटर कोर है, आउटर कोर हमारी होगी, इनर कोर होगी हमारी 1260 किलोमीटर, और उसके बाद फिर आउटर कोर। टोटल ये है 3475 किलोमीटर।
जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको यही फिगर्स याद रखनी है, ठीक है। जो फिगर्स मैंने आपको बताई आपको यही फिगर याद रखनी होगी, इसको आप इग्नोर करो, इस सबको आप इग्नोर करो। ओके, जो इनर कोर है, इनर कोर की रेडियस है 1260 किलोमीटर, और इनर कोर ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब देखो इनर कोर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आउटर कोर से भी सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर इनर कोर के अंदर। और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी हम बोल रहे हैं सारी चीजें मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अर्थ की जो कोर है उसके अंदर चीजें मोल्टन स्टेट में नहीं है, वो सॉलिडिफाई फॉर्म के अंदर है। ऐसा किस लिए है? ऐसा है प्रेशर की वजह से, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। अर्थ के इंटीरियर में आप जैसे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होगा। तो प्रेशर एक तरीके से ये बहुत ज्यादा हाई होगा, ये टेम्परेचर को भी ओवरकम कर देगा। टेम्परेचर क्या करने की कोशिश करेगा? टेम्परेचर चीजों को पिघलाने की कोशिश करेगा, और हाई प्रेशर चीजों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर डोमिनेट कर लेता है टेम्परेचर को, हाई प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर से, तो उसकी वजह से इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर रहती है। वहीं अगर हम बात करें आउटर कोर की, तो आउटर कोर के अंदर टेम्परेचर डोमिनेट करेगा, टेम्परेचर डोमिनेट करेगा हाई प्रेशर को। और जब टेम्परेचर डोमिनेट करेगा तो चीजें होंगी मोल्टन स्टेट के अंदर, चीजें होंगी मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है। इस केस में चीज क्या है? इस केस में चीजें हैं सॉलिडिफाइड, केस में चीजें हैं सॉलिडिफाइड, और यहाँ पे चीजें हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है। आउटर कोर के अंदर चीजें होंगी मोल्टन स्टेट के अंदर। तो आउटर कोर इज मोल्टन, मोल्टन किस लिए है? पिघली हुई किस लिए है? क्योंकि भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है प्रेशर के लिए, सही जो शब्द होगा वो है डोमिनेंस। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को डोमिनेट कर रहा है। और इनर कोर के अंदर क्या है? इनर कोर के अंदर टेम्परेचर तो ज्यादा है, लेकिन वहां पर प्रेशर डोमिनेट कर रहा है। इनसाइड द कोर द प्रेशर इज एज हाई एज 3 to 4 million टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देखते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर की वजह से, उससे 3 से 4 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। अर्थ के इंटीरियर में जो प्रेशर है 3 से 4 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई है कोर के अंदर? टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 6600 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा। और टेम्परेचर भी जैसे जैसे आप इंटीरियर के अंदर जाते जाओगे वहां पर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि 6600 ये इंटीरियर में होगा, और 3000 ये हमारा थोड़ा सा एक्सटीरियर में होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 6600 के आसपास, और यहाँ पर टेम्परेचर होगा हमारा 3000 डिग्रीज के आसपास। ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, और जैसे जैसे इंटीरियर में जाते जाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो कुछ कॉमन चीजें हमारे पास आई हैं कि भैया अगर डेप्थ इंक्रीज होगी, अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है, और डेप्थ हमारी अगर इंक्रीज होती है तो डेप्थ के इंक्रीज करने पे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ये कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं। और डेप्थ जैसे हमारी इंक्रीज करते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर हम गहराई में जाते हैं, तो गहराई पर जाने से, डेप्थ इंक्रीज करने से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो पृथ्वी का जन्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 4.5 बिलियन ईयर पहले। और जब अर्थ बन रही थी, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमें आज देखने को मिल रही है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स के अंदर इवॉल्व होती रही। और जितना भी हैवियर मटेरियल था वो सिंक कर गया, उसने जाके अर्थ की कोर का निर्माण कर दिया। तो अर्थ की कोर के अंदर जितना भी डेंस मटेरियल है, जितना भी हैवी मटेरियल है, वो अर्थ की कोर में जाके बन गया। और जो भी लाइटर मटेरियल था उसकी वजह से फिर बाहर की लेयर्स बननी स्टार्ट हुई। तो लेयर बाय लेयर जो अर्थ है पूरी डेवलप हुई। और सबसे जो बाहर की लेयर है उसको हम बोल रहे हैं क्रस्ट, पतली सी लेयर। ये सिर्फ और सिर्फ 1.14% ही है पृथ्वी का बाय वॉल्यूम, और बाय मास ही 0.53% है। और सारी की सारी लाइन, सारी की सारी जो लाइफ है इसी पतली सी लेयर पर एग्जिस्ट करती है पृथ्वी की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए वो है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारे लिए है अर्थ क्रस्ट। अब फाइनली देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस सबको, जो हमने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अर्थ का जो हमने स्ट्रक्चर देखा, देखो सेंटर से अगर हम बात करें तो हमारे पास है सॉलिड कोर। और सॉलिड कोर की जो हमारी रेडियस हमने देखी, ये हमने देखी 1260 या 1255 किलोमीटर। फिर हमारे पास है लिक्विड कोर, फिर हमारे पास है लिक्विड कोर।
और लिक्विड कोर की जो रेडियस है, लिक्विड कोर की जो रेडियस है ये हमने बताई है पूरी 3475 किलोमीटर, 3475 किलोमीटर। और हम आपसे बोल रहे हैं कि मेन जो कोर का कॉन्स्टिट्यूएंट है 89% यहाँ पर आयरन है और 6% यहाँ पर निकल है। और आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी कारण यही है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी मोल्टन आयरन और इसी मोल्टन निकल के कारण है। इन दोनों चीज के कारण क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं हम नेक्स्ट लेयर जो कौन सी है, जो कि है मेंटल। ये हमारी इनर कोर एंड दिस इज अवर आउटर कोर। ये है इनर कोर, दिस इज आउटर कोर। और अब है हमारी मेंटल। तो मेंटल की थिकनेस लगभग कितनी है? मेंटल की थिकनेस है 2900 किलोमीटर। और मेंटल के अंदर कौन से कॉम्पोजिशन है मेंटल का, कौन से मिनरल्स हमको मिलते हैं? वो मिलते हैं ओलिविन एंड पायरोक्सीन, ओलिविन एंड पायरोक्सीन। और ये सभी के सभी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं। ज्यादातर इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे मैग्नीशियम, आयरन, इन सारे एलिमेंट्स के साथ में, और उनसे बनते हैं ये दोनों मिनरल्स ओलिविन एंड पायरोक्सिन। तो मेंटल के अंदर आपको जो चट्टानें मिलेंगी वो ज्यादातर कौन सी हैं? ओलिविन एंड पायरोक्सिन। अब मेंटल के ऊपर फिर है हमारी क्रस्ट। मेंटल के ऊपर है हमारी क्रस्ट। और क्रस्ट का जो हमारा लोअर पोर्शन है, क्रस्ट का हमारा लोअर पोर्शन, क्रस्ट का जो हमारा लोअर पोर्शन है ये बनाता है ओशियनिक क्रस्ट। और क्रस्ट का जो हमारा आउटर पोर्शन है, ठीक है, लोअर पोर्शन हमारा बनाएगा ओशियनिक क्रस्ट। और जो बड़ा पोर्शन है हमारा, थिकर पोर्शन है, ये बनाएगा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर मेजर कॉम्पोजिशन है यहाँ पर सियाल, सियाल या फिर फेल्सिक या फिर ग्रेनाइटिक। जो कॉमन यहाँ पे आपको रॉक स्ट्रक्चर मिलेगी वो होगी ग्रेनाइट। और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट के अंदर यहाँ पे मेजर कॉम्पोजिशन है सीमा, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। इसको आप बसाल्ट रॉक्स मिलेंगी या फिर आपको यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैफिक भी बोलते हैं, इसको मैफिक भी बोलते हैं। ओके, तो ये था पूरा अर्थ का इंटीरियर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर की बात हम अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। सबसे जो बाहर की लेयर है वो है हमारी एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद हमारी अर्थ क्रस्ट। एटमॉस्फेयर और क्रस्ट के ऊपर ही पूरी लाइफ हमारी एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद देखो बात करते हैं अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक हम बोल रहे हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है। इसका नाम बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिस्कंटिन्यूटी। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी ये कौन सा डिस्कंटिन्यूटी है? ठीक है, नाम है इसका मोहोरोविक्विक। इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कॉमनली मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। और ये डिस्कंटिन्यूटी किस वजह से है? देखो, सबसे जो बाहर की लेयर है ये है हमारी क्रस्ट, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर हमारी क्रस्ट हो गई। और उसके बाद फिर हमारी मेंटल स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी मेंटल स्टार्ट होती है। तो ये वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है, यानी कि जो इंटरफेस है क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में, इसको हम बोल रहे हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और मोहो डिस्कंटिन्यूटी का पता कैसे चलता है? देखो यार, जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक वेव्स, उनकी स्पीड डिफरेंट होती है डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो कम डेंसर मीडियम में थोड़ा स्लो मूव करेंगे, और ज्यादा जो भी डेंसर मटेरियल होगा उसके अंदर से वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे। तो देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि जब जैसे हम अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो अर्थ के इंटीरियर में जैसे आएंगे, अर्थ के वेव्स की स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज करती है। और उसकी वजह से इससे साइंटिस्ट को पता लगता है कि यार अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो सडनली इंक्रीज कर जाती है। जो अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड है वो एकदम से इंक्रीज कर जाती है एक लाइन को पार करके। और इसकी लाइन को हम बोल रहे हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। एक दूसरी डिस्कंटिन्यूटी आप पढ़ते हो तो ये है मोर डिस्कंटिन्यूटी किस किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। यानी कि इसके ऊपर अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड कम होगी, इसके नीचे अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड ज्यादा होगी।
और फिर एक और डिसकंटिन्यूटी है जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है हमारी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है मेंटल और कोर को सेपरेट कर रही है, तो ये कौन सी है? ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट कर रही है, आपको बस इतना याद रखना है कि इस चीज को सेपरेट कर रही है, मेंटल को सेपरेट कर रही है लिक्विड कोर से। और ये जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर भी अर्थक्वेक वेव्स की जो स्पीड है वो सडनली चेंज हो जाएगी। ऊपर वाले पोर्शन में स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, नीचे वाले पोर्शन में स्पीड थोड़ी कम होगी, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट से वेव्स इतनी तेजी से पास नहीं कर पाएंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, इस लाइन के अक्रॉस जो स्पीड है अर्थक्वेक वेव्स की, वो स्पीड बहुत ज्यादा वेरी करती है, वो चेंज करती है। और इसी अब्रप्ट चेंज की वजह से साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि यार अब जो वेव्स है वो ट्रांजिट करके मेंटल से कोर में, यानी कि अर्थ के मटेरियल के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, अर्थ के मटेरियल के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। तो दो डिस्कंटिन्यूटी आपको याद रखनी है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी है क्रस्ट के बीच में और मेंटल के बीच में, और दूसरी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ये है मेंटल और कोर के बीच में। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच में। तो देखो मेजरली मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है, मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है ये है गुटेनबर्ग। और मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है ये है हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये है हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इनर कोर के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। सॉलिड फॉर्म के अंदर क्यों है? टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर है, लेकिन सब कुछ सॉलिड फॉर्म के अंदर है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। प्रेशर ने डोमिनेट कर रखा है टेम्परेचर को। टेम्परेचर को कोशिश करता है चीज को लिक्विड स्टेट में करने की, और हाई प्रेशर उसको कॉम्पैक्ट करके रखने की कोशिश करता है। प्रेशर ज्यादा है इसलिए चीजें यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर है। आउटर कोर के अंदर चीजें जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, टेम्परेचर यहाँ पर भी हाई है लेकिन इनर कोर से थोड़ा कम होगा। फिर हम बात करेंगे मेंटल की। मेंटल के अंदर मेन जो कंपोजिशन है वो है ओलेविन एंड पायरोक्सिन का। यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है जैसे आप कोर की तरफ बढ़ते हो, और डेंसिटी मेंटल के अंदर ज्यादा होगी क्रस्ट से। बाहर की जो सबसे पतली लेयर है वो है क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर ही सारी की सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओशियंस, माउंटेन, सब कुछ वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। और जो पृथ्वी की बाहरी सतह है, बाहरी जो चट्टाने हैं, ये सिर्फ 0.53% ही है पृथ्वी के टोटल मास का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0.53%। और सबसे ज्यादा जिसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो है मेंटल। सबसे ज्यादा जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और मास भी ऑक्यूपाई किया है वो है लेयर मेंटल। ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर। जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी, माउंटेन फॉर्मेशन, ये सभी अर्थ के इंटीरियर की वजह से होगा, और यही हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यही हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, एंड दिस इज माय रेफरल कोड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, और प्लेट टेक्टोनिक्स से हम अर्थ क्वेक को एक्सप्लेन करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स से ही हम वोल्केनोस को एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, और यही क्या है हमारी, यही सारे के सारे इन्हीं की वजह से लैंडस्केप फॉर्मेशन होगी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप का। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाते हो, आप इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं, आप किसी का भी फ्री कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे इस कोड का यूज करके। जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं, चाहे वो सिद्धार्थ अरोड़ा सर हो, या वो नमो कौल सर हो, ठीक है, और चाहे वो सुदर्शन गुर्जर सर हो, मृणाल सर हो, आप इन सभी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आप मेरी क्लास भी एक्सेस कर पाएंगे इसी कोड के माध्यम से, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। देखो, प्लस के अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, एक कोर्स पूरा वहां पे कंप्लीट करा जाएगा। और वहीं स्पेशल क्लासेस के अंदर टॉपिक वाइज वहां पे क्लासेस होती हैं। तो टॉपिक वाइज क्वालिटी क्लासेस हैं, आप स्पेशल क्लासेस के अंदर उनको सर्च कर सकते हैं, जो फ्री कंटेंट भी है। प्लस के अंदर तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। आइकॉनिक के अंदर आपको आपकी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए वहां पे आपको एक मेंटर दिया जाएगा। तो आइकॉनिक और प्लस इन दोनों सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। और अभी अनअकैडमी के ऊपर प्लस कोर्सेज के अंदर हम साइंस एंड टेक का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं।
एंड जो मोस्ट प्रोबेबली 18 और 20 तक स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर दैट, जहां पे हम 2021 और 2022 के लिए डिटेल में सारी चीजों को कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।